सबको नमस्कार। आज मैं जो लोक प्रशासन विषय के विद्यार्थी हैं उनके लिए कुछ बातें जो मुझे सही लगती है वो मैं बताना चाहता हूँ कि जो परीक्षाएं होती है उसमें अक्सर ये बच्चे कहते रहते हैं कि हमारे अंक नहीं आते, मार्क्स नहीं आते, हम पढ़ते बहुत हैं। तो उनके लिए कुछ सुझाव है कि लोक प्रशासन जैसे डायनेमिक सब्जेक्ट में किस प्रकार अधिक मार्क्स यूनिवर्सिटी की परीक्षा में लाए जाए। तो वैसे तो प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी होती है जिसमें मल्टीपल जो ऑप्शन वाले आंसर होते हैं वो करने होते हैं, उसकी तैयारी और कॉलेज यूनिवर्सिटी की जो तैयारियां होती हैं उनमें बहुत अंतर होता है। और कुछ विषय ऐसे होते हैं जिनमें रिसेंट डेवलपमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र। इनमें चीज़ें बदलती रहती है। वैसे तो सभी विषयों में बदलती है, लेकिन कुछ जैसे प्योर साइंसेज है, विज्ञान है, उनमें अपेक्षाकृत कम बदलाव होता है और होता है तो वो स्थायी होता है। तो इन जो मानविकी के या सामाजिक विज्ञान के विषय हैं जिनमें लोक प्रशासन है उसमें हर वक्त कुछ न कुछ चलता रहता है। तो आपको जो अधिक अंक लाने के लिए क्या रणनीति अपनानी चाहिए उसके लिए कुछ सुझाव है जो आप अपना सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जब भी हम परीक्षाओं में उत्तर देने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास कंटेंट होना चाहिए। पहली चीज़ है कि आपके पास कुछ न कुछ पढ़ा हुआ हो, कंटेंट हो, मैटर हो। तो मैटर तो याद सभी लोग करते हैं, किताबें भी सभी पढ़ते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत कम मैटर होने पर भी अधिक अंक प्राप्त करते हैं। कारण ये होता है कि उनका प्रेजेंटेशन, वो अपनी चीज़ को प्रस्तुत करते हैं तो अधिक अंक आते हैं क्योंकि उनका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होता है। तो हर विषय या कंटेंट में हम देखते हैं कि उसके कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स। उन कीवर्ड्स को याद करें और उनको हाईलाइट करें। कीवर्ड्स याद करें और उनको हाईलाइट करें। जैसे अगर हमें कोई टॉपिक परीक्षा में पूछा जा रहा है, मान लो वह राष्ट्रपति महोदय की शक्तियां पूछ रहे हैं, तो आपको वहां पर कीवर्ड्स के साथ साथ आर्टिकल भी मेंशन करने होंगे, संविधान के अनुच्छेद भी आप उसमें लिखें, इससे अधिक अंक आएंगे। अब हम जहाँ तक ये कीवर्ड्स की बात है, इनको हाईलाइट करना। और अगर आप कोई रिपोर्ट, कोई कमीशन, इसकी बातें लिख रहे हैं, कोई रिपोर्ट का जिक्र कर रहे हैं, किसी कमीशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हाईलाइट किया जाना, हाईलाइट एंड अंडरलाइन, हाईलाइट एंड अंडरलाइन किया जाना जरूरी है। याद रखें, अगर आपको सही से पता है कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ वास्तव में वही है, तभी उसको हाईलाइट अथवा अंडरलाइन करना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि एक नेगेटिव इम्प्रेशन क्रिएट हो जाएगा। तीसरी चीज़ है कि आप अपने प्रेजेंटेशन को बताने के लिए डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं। और यह एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि आप किसी भी चीज़ को डायग्राम के माध्यम से समझाएं। अगर आपको कोई पूछे पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में, राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, तो दो तरीके हैं। आप उसको ऐसे बता सकते हो। एक तरीका तो ये है कि आप
आप लिख दो, कार्यकारी शक्ति होती है, विधायी शक्ति होती है, न्यायिक शक्ति होती है, वित्तीय शक्ति होती है, आपातकालीन शक्ति होती है। एक तरीका तो ये है। इसी चीज को कहने का दूसरा तरीका कि आप इसको एक छोटा डायग्राम ही हो भले, आप इसको डायग्राम से समझाओगे तो एक अच्छा, आप इसको कैसे भी कर सकते हो, फ्लो चार्ट, कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ। अगर इस वे में आप उत्तर लिख के आ रहे हो, इसका वर्णन भी कर दो नीचे। अगर आपने यह बता दिया तो आपके अधिक मार्क्स आने की पूरी संभावना रहेगी। एक महत्वपूर्ण बात यह होती है कि अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ते ही नहीं। जैसे क्वेश्चन पूछा, राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख है अथवा केंद्र का प्रतिनिधि। परीक्षण कीजिए। मान लो ये प्रश्न पूछा जा रहा है, तो शुरू करते हैं उत्तर। आंसर राइटिंग में क्या करते हैं, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में या राज्यपाल से संबंधित कार्य या उनके मंत्रिपरिषद से संबंध बता देते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अपने उत्तर में प्रश्न की जो भावना है, वो क्या पूछना चाह रहे हैं, उसको इंटीग्रेट किया जाना जरूरी है। अब ये पूछा गया है कि राज्यपाल किसी राज्य में संवैधानिक प्रमुख है अथवा केंद्र का प्रतिनिधि, तो दोनों चीज चलेगी। संवैधानिक प्रमुख वर्सेस केंद्र का प्रतिनिधि, तो ये दोनों ही हैं। संवैधानिक प्रमुख है, केंद्र के प्रतिनिधि हैं, दोनों भूमिका निभाते हैं। तो इन पर आंसर आपका बेस्ड होना चाहिए। तो ट्राई टू इंटीग्रेट द क्रक्स ऑफ क्वेश्चन इन योर आंसर, कि आप अपने उत्तर में वो चीज लिखिए जो क्वेश्चन में आपसे डिमांड की गई हो। एक बात आती है कि जो विषय बार बार जिनमें रिसेंट डेवलपमेंट होते रहते हैं, उनमें किताबें आपको नहीं पढ़नी होती है, या फिर यूँ कहें कि अधिक से अधिक कोशिश करें कि जो नई किताब है वो पढ़े। अब जैसे 20 साल पहले की कोई आप लोग प्रशासन या राजनीति विज्ञान की पुस्तक उठाएंगे, जहाँ पर अगर भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी दे रखे हैं, तो फिर उस किताब का कोई महत्व नहीं है। हालांकि सब जानते हैं कि वर्तमान में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है, लेकिन उस किताब में तो सारे जो पद होते हैं, सारे जो कार्य होते हैं, उनमें से अधिकांश चीज़ें बदल चुकी होती है। जैसे आज योजना आयोग नहीं है, नीति आयोग है। कुछ चीज़ें जैसे 2 साल पहले तक भारत में 29 राज्य हुआ करते थे, अब 28 ही। ऐसे जो डेवलपमेंट्स हैं, इनके बारे में ध्यान रखें और उनको अपने उत्तर में डालने का प्रयास करें। और जहाँ तक हो सके तो लोक प्रशासन के जो सिद्धांत हैं या तत्व हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, उनको छोड़कर जो भी किताबें आपको नवीनतम किताबें हैं वो पढ़ें, और उन चीज़ों को जो आप जानते हैं उनको हाईलाइट किया जाना जरूरी है। और हाईलाइट का मतलब ये नहीं होता कि डिफरेंट 5 कलर्स के आप पेन ले गए और सबको हाईलाइट कर रहे हो हर लाइन को, ऐसा नहीं है। आपने क्या अलग से पढ़ा है, आप क्या चीज़ अलग से दिखाना चाहते हो, उसको हाईलाइट कर सकते हैं।
हाईलाइट करें या अंडरलाइन करें। तो इन चीज़ों का सकारात्मक असर पड़ता है। वास्तव में जो परीक्षाओं का पैटर्न है वो आजकल ऐसा हो गया है, 20 शब्द, 50 शब्द और 400 शब्द, ये 3 प्रकार के प्रश्न विश्वविद्यालय की यूनिवर्सिटी की परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इसको हम देखते हैं कि 20 शब्द में कितना बहुत ही लिमिटेड लिखना होता है। 50 शब्द का अर्थ होता है 5 लाइन्स, तो 5 लाइन निकालना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। 400 शब्द में आप सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन 400 शब्द का अर्थ ये होता है कि केवल 40 लाइन्स यानी 2 पेजेस में आपका मामला समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देना यह है कि कंटेंट भले ही कम हो, लेकिन उसका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए, तभी अंक आते हैं। जैसे आपको कोई पूछे लोक प्रशासन में कि साहब जिला कलेक्टर के कार्य बताइए, आप लिखो, याद नहीं आ रहे कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपने सिद्धांतों में पोस्ट कोर पढ़ा है, POSDCORB, अगर आपने ये पढ़ा है और आपको 2 कार्य लिखने हैं जिलाधीश महोदय के, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साहब जिले की प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ये लो योजनाएं बनाते हैं साहब, संगठन ऑर्गेनाइजिंग व्यवस्थित करते हैं, स्टाफिंग सब कुछ, डायरेक्टिंग, आपके 7 कार्य याद है एक साथ और आपको 2 नहीं आ रहे। अब साहब SDO के कार्य पूछ लिए, सब डिविजनल ऑफिसर उपखंड अधिकारी के कार्य पूछ लिए, कहाँ दिक्कत है? यही कार्य है ना, उपखंड में ये हो जाता है। अब आपको और हायर लेवल पे साहब मुख्य सचिव महोदय के कार्य बताइए, लिख दो भाई। ऑर्गेनाइजिंग हो जाएगा, स्टाफिंग हो जाएगा, डायरेक्टिंग हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, रिपोर्टिंग हो जाएगा, ये सारे कार्य हो जाएंगे। तो बहुत से प्रश्नों का एक जैसा सा उत्तर लगभग हम लिख सकते हैं, बशर्ते कि हमें मालूम हो। तो मेरा जो परीक्षा की यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में जो स्टूडेंट्स ये शिकायत करते हैं कि परीक्षाओं में अंक कम आते हैं, उनको मेरी ये सलाह है कि आप भले ही कम पढ़ें, लेकिन जितना पढ़ें उसको अच्छी तरीके से प्रेजेंट करके आए। वहाँ जो आपको आ रहा है कम से कम उसमें आपके अंक नहीं कटने चाहिए। तो अगली बार इसी का ध्यान रखते हुए कोशिश कीजिएगा कि आपके परीक्षाओं में अच्छे अंक आएँ। और यह बात केवल लोक प्रशासन पर लागू नहीं होती, जो भी सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो समाज विज्ञानों से संबंधित है उनमें भी लागू होती है। और हो सकता है कि इनमें से कुछ मामले आप पहले से ही देख रहे हो, सारी चीज़ें कर रहे हो, तो इसको एक बार आप तैयारी करें अच्छी, और जो भी नवीनतम जानकारी आप डाल रहे हो अपने उत्तर में उसको आप अंडरलाइन करें। और पुनः बता दूं कि आप गलत उत्तर को कभी भी अंडरलाइन नहीं करें, वरना एक नेगेटिव इम्प्रेशन पड़ेगा। तो इनको आप आजमा कर देखिए।